ओके डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। पहले सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट स्टडी। कल मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, क्लास में आप लोगों का ले नहीं सका। आज भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैं आज आपका क्लास गैप नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे मंडे को छुट्टी करनी पड़ेगी कुछ व्यक्तिगत कारण से। तो इसलिए मैं आपका क्लास आज लेना चाहता, लेकिन बता नहीं सकता आज कितनी देर ले पाऊंगा, बट आई विल ट्राई एट माई बेस्ट। तो माय स्टूडेंट्स, अब सबसे जो बड़ी बात है और जो मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, मैं फिर आज कहूंगा कि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीग्रेटेड पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंटीग्रेशन की डोर मत छोड़िएगा, आप इस बात को जरूर एक्सेप्ट करिएगा। जैसे हम अब राजनीतिक इतिहास आरंभ किया तो हमने वैदिक काल किया, बुद्ध काल किया, कैसे राज्य और साम्राज्य बनेंगे, एक एक राजवंश से परिचय कराएंगे। आप हमें अर्ली मेडिवल तक, पूर्व मध्य काल तक पता नहीं आज पहुंच पाऊंगा, आज तो खैर नहीं पहुंच पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास तक पहुंच पाऊंगा क्योंकि राजनीतिक इतिहास थोड़ा बड़ा है। तो मैं पूर्व मध्य काल तक पहुंचूंगा, मतलब राजपूत काल तक। तब तक जितने भी राजवंश हो चुके होंगे और उन राजवंश के साथ जो इंपॉर्टेंट शासक होंगे, उन सब की क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में अगर आप चाहें, आप एक बार मेरे साथ कोशिश करके देखिए, आपको इतना क्लियर हो जाएगा और आपको वो सब खुद नेचुरल स्मरण में आ जाएगा। केवल आप इंथुसियाज्म से, उत्साह के साथ पढ़ेंगे, आप इस लगन के साथ पढ़िए, इस एक्साइटमेंट के साथ पढ़िए कि अगर इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाएगी तो मतलब बाकी स्टूडेंट से मेरा स्थिति कैसे डिफरेंट रहेगी। फिर आप देखिए, आपको मजा भी आएगा और याद भी रहेगा। तो चलते हैं, हम लोग बुद्ध काल में थे। हमने आपको बताया था किस तरह से मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों से, लेकिन नहीं, पहले तो आपको 5 क्वेश्चंस मैं लाया हूं और आप लोग इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई करिए। और एक मेंस का क्वेश्चन लिखवा देता हूं का मतलब क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। एक्चुअली इस संस्कृति वाले में मैं आपको बता दूं कि हमारा मेंस का पार्ट केवल संस्कृति वाले पार्ट में है। तो जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जो आपको कवर किया, उसमें मेंस तक की गुंजाइश थी। अब मैं राजनीतिक इतिहास कवर कर रहा हूं, प्रशासन कवर करूंगा, अर्थव्यवस्था कवर करूंगा और समाज कवर करूंगा। इसमें मेंस के क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि हमारे मेंस का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट हमें फायदा है, लेकिन मेंस का पार्ट नहीं है। और हमारा पार्ट जो कल्चर का पार्ट, जब संस्कृति का भाग आएगा, फिर हमारा मेंस का पार्ट शुरू हो जाएगा। तो वहां से फिर हम मेंस वाले को कवर कर लेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन देता हूं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्र एवं शासक के द्वारा उसके विलय के संबंध में, क्षेत्र एवं शासक के द्वारा उसके विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा से विकल्प सही है। मतलब आपको दिखाना है 3 क्षेत्र है, 3 शासक है, इसमें कौन कौन शासक ने विलय किया, उस विलय के विषय में क्या करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अंग है बिंबिसार, 2 कौशल अजातशत्रु, 3 अवंती शिशुनाग। तो इसमें चॉइस ए है केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। मैं थोड़ा सा आगे से भी 1-2 क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। मैंने सोचा है कि आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको दिक्कत है, सच नहीं होगी। बी फास्ट। एप्लीकेशन पे बी आ रहा है और वेबसाइट पे डी आ रहा है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने अभी तक आपको अजातशत्रु ही बताया था, अजातशत्रु के बाद शिशुनाग नहीं बता पाया था, आज बताऊंगा वहां से आगे। तो शिशुनाग का जो आपका है, वो शिशुनाग, अवंती की शक्ति को शिशुनाग ने तोड़ा है। मैंने पिछले क्लास में आपको अजातशत्रु तक ही बताया था, हालांकि मैं शिशुनाग डाल रहा था, एक क्वेश्चन मैंने और भी डाला हुआ है वैसा। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा था कि आगे तो आप पढ़े होंगे, तो स्वयं से पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। स्वयं से पढ़ने के बाद आपने महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है उसको नोटिस किया होगा। तो इसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चन डाल दिया था। तो इसका आंसर डी होगा, 3 के 3 करेक्ट होंगे। कौशल अजातशत्रु ने कौशल को अनेक्ट किया है, उसको मिलाया है, एंड अवंती वॉज अनेक्ट बाय शिशुनाग। सो देयर द 3 रीजन्स एंड 3 किंग्स, एंड द 3 रीजन्स हैव बीन अनेक्ट बाय 3 किंग्स रेस्पेक्टिवली। तो इसके तीनों के तीनों आपके करेक्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में कितने अराजक गणतंत्र थे। मतलब प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद हैं उनमें कितने अराजक गणतंत्र थे, मतलब नॉन मोनार्कियल स्टेट्स। अराजक गणतंत्र का मतलब हुआ नॉन मोनार्कियल स्टेट्स।
नॉन मोनार्कियल स्टेट्स मीन्स कि इन ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड अमॉन्ग 16 महाजनपदास हाउ देयर वेर हाउ मेनी नॉन मोनार्कियल स्टेट्स? चॉइसेस आर 2, 4, 5, 3. A आ रहा है सर। Choice number A is the correct answer. Yes, that is correct. कौन कौन? मल एंड वज्जी, मल एंड विरजी अथवा वज्जी संघ, दो. क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण से यह सूचना मिलती है कि विदेह माधव ने सदानीरा नदी के किनारे अपने राज्य की स्थापना की. सदानीरा नदी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी के साथ हुई है? ए गंगा, बी गंडक, सी सरयू, डी वरनवती. प्लीज बी फास्ट. Be fast, my friends. Choice number B. Yes, you are 100% correct. Question number 3. Question 4. सर्वप्रथम कलिंग को जीतने का श्रेय निम्नलिखित में किस मगध शासक को दिया जाता है? चॉइस ए अजातशत्रु, चॉइस बी शिशुनाग, चॉइस सी महापद नंद, चॉइस डी अशोक. Be fast. डी आ रहा है सर। इधर डी आर. इसका मतलब है माय स्टूडेंट्स, ये भी मैंने थोड़ा आगे से पूछा है, तो लगता है आप लोगों ने आगे पढ़ने के क्रम में गौर नहीं किया है. तो मैं जो पीछे पढ़ा देता हूं उसमें तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते हो, लेकिन अगर मैं धोखे से भी आगे से पूछ लेता हूं तो उसमें आप प्राय गलती हो जाती है. तो आगे वाले को भी कभी कभी नोटिस कर लिया करिए. यहां पर उत्तर होगा महापद्मनंद. अशोक से पहले कलिंग को जीतने का श्रेय महापद्मनंद को है. उसने कलिंग को अशोक से पहले जीता है. हड़प्पाई मुहरों के विषय में क्या सत्य है? एक क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से है. एक, अधिकांश मुहरें सेलखड़ी से निर्मित की जाती थीं. 2, मुहरें वर्गाकार एवं आयताकार होती थीं. 3, मुहरों पर पशु आकृति तथा लिपि अंकित की जाती थी. एंड 4, लिपि पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की आकृति मिली है. चॉइस ए 1 और 2, चॉइस बी 2, 3 और 4, चॉइस सी 1, 2 एंड 3 एंड डी 1, 2, 3 एंड 4. मतलब पॉइंट फर्स्ट, अधिकांश मुहरें सेलखड़ी से निर्मित की जाती थी. मोस्ट ऑफ द सील्स वेर मेड ऑफ एस्टीटाइट. एस्टीटाइट वाज स्टोन, दैट वाज द इंग्लिश वर्ड ऑफ सेलखड़ी. मुहरें वर्गाकार आयताकार, यानी सील्स वेयर आइदर रेक्टेंगुलर और द स्क्वायर शेप्ड. 3, मुहरों पर पशु आकृति तथा लिपि अंकित की जाती थी. ऑन सील्स देयर वाज द फिगर ऑफ आइदर स्क्रिप्ट और एनिमल, और देयर वाज द एनिमल फिगराइंस, यू नो. एंड पॉइंट 4, लिपि पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की आकृति मिली है. मीन्स कि द फिगर ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश वेयर इनग्रेव्ड ऑन द सील्स. अब ये 4 चॉइस है, आपको चुनना है. सी आ रहा है सर। चॉइस नंबर सी इज करेक्ट आंसर. देखो, सरप्राइजिंग चीज ये है मेरे लिए कि जो पार्ट मैंने पढ़ा दिया है उसमें आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन आगे से मैंने 2 क्वेश्चन आज पूछा, उसमें अधिकांश बच्चे फंस गए. तो थोड़ा सा आगे जैसे आप लोग पढ़ के भी नोटिस करते रहिए. वैसे मुझे खुशी है कि जो मैं पढ़ा देता हूं उसमें आप गलती नहीं करते हैं. ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, मैं इससे भी बहुत संतुष्ट हूं. अब चलिए, मैं जहां था वहां से मैं आपको आगे ले चलूं. कितना टेम्परेचर है हमको? 25. ठीक है, अभी रहने दो थोड़ी देर में.
अब मैं उत्तर वैदिक से आपको बुद्धा काल बता रहा था। तो चलिए, हमने 16 महाजनपद आपको बताया। अच्छा, आप मैप को मत देखिए, मैं जो पूछ रहा हूं, अब एक दो नहीं, पहले मैं एक क्वेश्चन आपको मेंस का डाल देता हूं, फिर मैं पूछूंगा। एक क्वेश्चन आप इसको होमवर्क मानिए मेंस का, कि हड़प्पाई कला, हड़प्पाई कला हड़प्पाई कला के महत्व को उद्घाटित करते हुए हड़प्पाई कला के महत्व को उद्घाटित करते हुए भारत परवर्ती काल में कर दो, परवर्ती काल में भारतीय कला पर इसकी विरासत को रेखांकित कीजिए। मतलब मैं फिर एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं, हड़प्पाई कला के महत्व को उद्घाटित करते हुए परवर्ती काल में भारतीय कला पर इसकी विरासत को रेखांकित कीजिए। मतलब while exploring the significance of Harappan art, underline its legacy on Indian art during subsequent period. So that is the question. अब देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके आंसर का मैं थोड़ा आपको क्लू बताता हूं। आप पहले पारिभाषिक शब्द को चुन लीजिए कि आपके लिए सिग्निफिकेंट या पारिभाषिक वर्ड क्या है। यहां पर पारिभाषिक वर्ड है महत्व, तो आप अगर लिखेंगे तो आपका सेंटर में महत्व होना चाहिए, फिर उसके बाद कला की विरासत। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं, आप एक बार ट्राई करिएगा। मैं फिर जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, फिर अपने ढंग से आपको मैं लिख के बता दूंगा। देखिए, हड़प्पाई कला का महत्व होगा तो उसमें आप पहली चीज उद्घाटित करिएगा कि आरंभ में ऐसा माना जाता था कि जाता रहा था कि समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की कलाओं में जितनी विविधता थी उतनी हड़प्पाई कला में नहीं थी। लेकिन हाल के शोधों से या हाल के रिसर्च से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हड़प्पाई लोगों ने बड़े पैमाने पर कलाकृतियों का निर्माण किया और उनकी कला में पर्याप्त विविधता है। हमें यह विविधता निम्नलिखित रूप में देखने को मिलती है। फिर थोड़ी सी मुहर की तारीफ कर दीजिए, उनके कांस्य कला द्रव्य मोम विधि की तारीफ कर दीजिए, उनके प्रस्तर कला प्लस जो उनके मुहर है, कांस्य कला है, फिर जो हड़प्पाई कला के जो मैंने 4-5 रूप आपको जो बताए हैं, मृण मूर्तियां सबसे लास्ट में रखिएगा। और मन का है उसके तो मुहर, मन का, प्रस्तर कला, कांस्य कला मतलब जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर, मतलब उसको कहिएगा धातु धातु में तांबा भी, ब्रॉन्ज भी, और सब में द्रव्य मोम विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रस्तर कला और मृण मूर्तियां, टेराकोटा फिगर्स, तो इनके बारे में करते हुए फिर आप लास्ट में कहिए, मतलब हल्का सा, चूंकि आपको 100 देखो लिखना है आपको 150 वर्ड्स में, तो आपने या आप कहिए तो मैं इसको 250 वर्ड्स कर देता हूं, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 250 शब्द कर देता हूं, थोड़ा बड़ा हो जाए। उसके बाद क्योंकि थोड़ा बड़ा है, इसको विरासत भी आपको दिखानी है, तो विरासत में आप दिखा दीजिएगा कि भारतीय हड़प्पा सभ्यता का भले ही पतन हो गया हो, परंतु हड़प्पाई कला ने परवर्ती काल में भारतीय कला पर अपना प्रभाव छोड़ा है।
उसके बाद सबसे पहले आपको शायद पता नहीं होगा, कहीं आपके लिए डिफिकल्ट ना हो जाए, मैं देख लेता हूं। जैसे अशोक की जो पशु आकृतियां, अशोक के जो स्तंभ है उसमें जो पशु की मूर्तियां हैं, उस पर कहीं ना कहीं हड़प्पाई पशुओं का प्रभाव है। मैंने हड़प्पा सभ्यता से जो पशु निर्माण की जो परंपरा चली, मैंने पशु कलाकृति मतलब पशुओं की आकृति जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है, उसका प्रभाव आगे हमें मौर्यकालीन कला पर मिलता है। उसके बाद आप दिखाएंगे कि मन का, आज भी गुजरात में मन का निर्माण किया जाता है, कोई न कोई रूप में मन का निर्माण, गले में आभूषण के लिए मनका का प्रयोग आगे भी होता रहा। प्रस्तर की मूर्तियां आज भी बड़े पैमाने पर भारत में बनाई जाती है और वो हमारे कला का एक मुख्य रूप है। इतना ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में मृण मूर्तियां मतलब टेराकोटा फिगर्स आज भी बनाए जाते हैं और लोग खिलौने के रूप में उनका उपयोग करते हैं। तो मतलब थोड़ा सा आप देखो, हर चीज पढ़ा हुआ होना आवश्यक नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम अगर थोड़ा सा उस पर सोच लें बच्चों, तो हम लोगों को आंसर निकल जाता है। लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं। पहला लाइफ का प्रिंसिपल ये सीखो कि नहीं, हम घबराएंगे नहीं, डे टू डे लाइफ से कुछ उदाहरण खोजने का प्रयास करेंगे। आप देखना कि आपका 80% काम आसान हो जाएगा कि आप कुछ ऐसी बातें भी लिख कर एग्जाम में आ जाओगे और करेक्ट लिख कर आ जाओगे जो आपने पढ़ा हुआ नहीं। केवल आप रियल लाइफ से अगर एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा लेने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन को मैं डाल देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि चलिए अब यहां पर आप देखते हैं 16 महाजनपद। ओरली पूछता हूं कि अगर मैं पूछूं कि सबसे उत्तर में कौन महाजनपद था, सबसे उत्तर में, उस उत्तर में कोई महाजनपद नहीं था। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा महाजनपद था, जल्दी टाइप करिए। बी फास्ट। मैक्सिमम कंबोज आ रहा है। यस, कंबोज के अलावा भी कुछ आ रहा है क्या? तो कुछ गांधार नहीं, गांधार से नॉर्थ में कंबोज है। अब चलिए, साउदर्न मोस्ट कौन है, सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? आप तो मानचित्र पर काम कर रहे हैं। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन बताइए, सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? कौन सा? अस्मक। यस, यू आर करेक्ट। चलिए, ये दोनों को आपने कर दिया। अब मैं आपको बता रहा था कि मगध साम्राज्य का कैसे विस्तार हुआ। सबसे पहले हर्यंक वंश आया, कैसे बिंबिसार ने, कहानी बता चुका हूं कि अंग को जीता, काशी उसको दहेज में मिला था, फिर कैसे उसके पुत्र अजातशत्रु ने फिर दोबारा काशी पाई, फिर उसने वज्जी संघ को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा उसने कौशल राज्य को फाइनली मिला लिया। अब अजातशत्रु के बाद उसका उत्तराधिकारी उदयन हुआ। अब देखो, इस राजवंश में 5 शासक हुए और 5 के 5 पैरिसाइड हुए। पैरिसाइड का मतलब होता है जो पिता को मारकर जो गद्दी पर आए, वैसे 5 शासक हुए। तो अजातशत्रु का बेटा उदयन था, वो भी अपने पिता को मारकर गद्दी पर आया था। अब उदयन का अगर प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमसे एक अचीवमेंट पूछेंगे और मेंटली अलर्ट होकर सुनेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र राजधानी किस मगध शासक ने लाया था, तो आप उदयन का नाम बताना। यह उदयन कौन है? तो अजातशत्रु का पुत्र है। इसने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी लाई थी और अजातशत्रु की राजधानी ग्रीवरज थी। ग्रीवरज राजगिरी को बोलते हैं। तो उदयन के बाद फिर उसके उत्तराधिकारी हुए और फिर इस तरह से 5 पीढ़ी तक जब पुत्र पिता को मारते रहे तो धीरे धीरे उनके विरुद्ध असंतोष होने लगा। उसी में उनका बनारस का गवर्नर था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और उसने अपने राजवंश की नींव डाली, शिशुनाग वंश की। अब मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूर्व में
मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर आया था, उसी प्रकार से पश्चिम में अवंती महाजनपद बहुत ही ताकतवर था। उसकी राजधानी उज्जैन थी और महिष्मती थी, और वो बहुत पावरफुल महाजनपद वह भी था। उसके पास भी लोहे की उपलब्धता थी, उसके पास भी गज सेना की उपलब्धता थी, इसलिए वो अपने आप को एक ताकतवर महाजनपद के रूप में स्थापित किया था। और पिछले 100 वर्षों से अवंती का मगध के साथ कंपटीशन चल रहा था। मतलब अवंती का पिछले 100 वर्षों से मगध के साथ संघर्ष और कंपटीशन चल रहा था। तो मैं आपको बताऊं कि अंत में सफलता शिशुनाग को मिली। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अवंती की शक्ति को तोड़कर और अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया, तो शिशुनाग ने मिलाया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि शिशुनाग ने पिछले 100 वर्षों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया। ही एंडेड अ कॉम्पिटिशन ऑफ 100 years एंड फाइनली ही कुड अनेक्स अवंती। अब देखो अवंती का जीतने का फायदा क्या मिला। जैसे अवंती ने जिस तरह से पूरब में मगध ने सारे महाजनपदों को जीत लिया था, पश्चिम में अवंती ने जितना भी तुम देखते हो, चेदी है, मत्स्य है, वहां से लेके अस्मक तक अवंती जीत चुका था। तो जिसी समय अवंती की ताकत को मगध ने तोड़ा, तो ये सारे अवंती के पूरे भूभाग पर मगध का कब्जा हो गया। इस तरह मगध महाजनपद पहुंच गया व्यास नदी तक। उत्तर पश्चिम में व्यास नदी तक मगध महाजनपद पहुंच गया, और दक्षिण में वो गोदावरी नदी तक पहुंच गया। मतलब आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवंती इट वाज अ लार्जर एक्सटेंशन ऑफ मगधन महाजनपद। ये बहुत बड़ा एक्सटेंशन था मगध का। अब शिशुनाग वंश के बाद, शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। उसके समय बुद्धिस्ट की दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन वैशाली में हुआ था। खैर वो आप धर्म वाले में देखोगे, लेकिन वैशाली में जो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के समय आयोजित हुआ था, जो शिशुनाग का वंशज था। फिर शिशुनाग वंश का पतन हो गया और नंद वंश की स्थापना हुई। और नंद वंश का प्रतापी शासक था महापद्मनंद। महापद्मनंद के समय एक बड़ा एक्सटेंशन यह हुआ है कि देखो ये कलिंग है, वो कलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभर रहा था। ये कलिंग के विषय में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि दक्षिण की तरफ जाने वाला व्यापारिक मार्ग कलिंग होकर गुजरता था। कलिंग का व्यापक सामरिक यानी युद्ध संबंधी और व्यापक आर्थिक महत्व था। तो आपको मैं बता दूं कि अशोक से पहले कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय महापद्मनंद को है। तो ध्यान रखिएगा, इसी महापद्मनंद का उत्तराधिकारी धनानंद होगा। जब सिकंदर जब आक्रमण करेगा उस समय वही मगध का शासक होगा। अब चलिए हम लोग उत्तर पश्चिम के परिदृश्य को देखते हैं। इधर 14 महाजनपदों को मिलाकर एक बड़े मगध साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन वही समय था कि उत्तर पश्चिम में एक हलचल शुरू हो गई थी, और सबसे पहला ग्लोबल साम्राज्य ईरानी साम्राज्य या पर्शियन इंपायर को माना जाता है। और वही पर्शियन सम्राट था जिसका नाम था डेरियस प्रथम। उसी समय डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम में हमला करके ये जो 2 महाजनपद आप देखते हो, कंबोज और गांधार, उसको समाप्त करने का श्रेय इसी ईरानी साम्राज्य को है। तो ईरानी साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम में एक भूभाग को जीत लिया। तक्षशिला भी उसके अंतर्गत था। कहा जाता है कि भारतीय भूभाग से ईरानी साम्राज्य को एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था। आपको एक डेटा मिला होगा कि 316 टैलेंट सोना उसको प्रति वर्ष रेवेन्यू में मिलता था। तो पहले तो ईरानी साम्राज्य ने इस भूभाग पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसको अखमीनी साम्राज्य भी, ईरानी साम्राज्य का एक नाम है अखमीनी साम्राज्य, ये अखमीनी शासक बोलते हैं, अखमीनी साम्राज्य का कब्जा था। लेकिन फिर डेरियस के बाद उसका उत्तराधिकारी जेरेक्स या क्षययार्स हुआ। उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य का पतन हो गया। और जब यह साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उस खालीपन को भरने के क्रम में यूनानी साम्राज्य का उद्भव हुआ। एक्चुअली सिकंदर से पहले यूनानी साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय उसके पिता फिलिप को है। फिलिप मकदूनिया का था। उसने आसपास के यूनानी नगर राज्यों को जीत लिया और फिर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पूरब की तरफ वो विस्तार कर रहा था लगभग 336 ईसा पूर्व में। यस, बच्चे कहेंगे 307 है मैटर में। किसमें? मैटर में
किसके बारे में? और 307 वो सोना। अच्छा, 307 लिखा हुआ है, 316 टैलेंट सोना है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ऐसा डायकोटोमी होती है, नॉर्मली उसको 316 टैलेंट माना जाता है। अगर 307 भी हो तो तुम उसको कर सकते हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कितना टैलेंट सोना, क्योंकि डेटा भी बुक में अलग अलग हो जाती है। वैसे 316 टैलेंट सोना जो है वो मुख्य रूप से उसको कहा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम 307 भी रख सकते हो, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं। तो अब सिकंदर फिलिप का उत्तराधिकारी हुआ, तभी अखमीनी साम्राज्य का पतन हो रहा था, और अखमीनी साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिम एशिया में एक खालीपन आ रहा था। उसी खालीपन को भरने का काम सिकंदर ने किया। तो सिकंदर जिस समय वहां से चला तो धीरे धीरे मध्य एशिया की तरफ से जीतते हुए तब वो फिर भारत की तरफ रुख किया। तो भारत की तरफ जब उसने रुख किया, अफगानिस्तान वगैरह क्रॉस करते हुए जब भारत की तरफ रुख किया, तो उसका भारत में पहले सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच वहां पर तक्षशिला का राज्य था, उसका शासक आम्भी था। उसने तो सीधा उसके सामने समर्पण कर दिया। एक क्वेश्चन यह बनता है कि जिस समय उत्तर पश्चिम में सिकंदर ने आक्रमण किया था उत्तर पश्चिम भारत पर, उस समय उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों का स्वरूप क्या था? तो दोनों तरह के राज्य थे, याद रखिएगा, राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। जैसे आपने पूछा था ना गणतंत्र क्या होता है, उस समय क्या था, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा गणतंत्र के बारे में आपको बता दूं। बेसिकली जिसको आज रिपब्लिक कहते हो, इट वॉज नॉट अ रिपब्लिकन स्टेट। क्या था इसका चक्कर में बता दूं। एक्चुअली पाली ग्रंथों में जैसे 16 बड़े राज्यों को 16 महाजनपदों की चर्चा की जाती है, उसी प्रकार से जैसे इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की जाती है, उसी प्रकार जिसको आप नॉन मोनार्कियल स्टेट्स कहते हो, अराजक गणतंत्र कहते हो, वो भी पाली ग्रंथों में हिमालय की तलहटी में 10 की चर्चा की गई है। मतलब 10 है जो हिमालय की तलहटी में है, जो इस तरफ है, जिसमें और उसके अलावा जो सिकंदर के इतिहासकार आए, जैसे सिकंदर ने जो आक्रमण किया तो उसके साथ कुछ हिस्टोरियन भी आए थे, मतलब उसके साथी ही थे, उन्होंने हिस्ट्री की रचनाएं छोड़ी है जिससे हमें सूचना उत्तर पश्चिम के बारे में मिलती है। जैसे टैसियस था, उसका विवरण है, उसका अरिस्टोबुलस था, नियरकस था, कर्टियस था, तो ये सब उसके साथ कुछ हिस्टोरियंस तो उसने विवरण छोड़ा है। तो उन्होंने भी उत्तर पश्चिम में कुछ गणतंत्र की बात की है। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको क्यूरियोसिटी होगी, क्या ये गणतंत्र आज की तरह रिपब्लिक था? नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक्चुअली जहां पहले एक किंग होते थे, एक किंग की जगह यहां पर कई शासक मिलकर शासन करते थे, मैंने कुलीनों का एक समूह शासन करता था। ये वर्चुअली आप कह सकते हो कि राजतंत्र इससे ज्यादा इफेक्टिव माना गया। एक्चुअली ये एक पहले जो जनजातीय समाज वैदिक काल में था, प्रशासन में बताऊंगा, जनजातीय समाज था, उसमें क्या होता था कि प्रशासन विकेंद्रीकृत था। जब धीरे धीरे मोनार्की आई तो प्रशासन में केंद्रीयकरण शुरू हुआ, और ये जो जिसको तुम कहते हो गणतंत्र, वो विकेंद्रीकरण और केंद्रीयकरण के बीच में था। यहां पर एक कोई शासक शासन नहीं कर रहा था, बल्कि एक शासक की जगह बहुत सारे कुलीनों का समूह शासन कर रहा था। तो उत्तर पश्चिम में ऐसे गणतंत्र की चर्चा हमें मिलती है जैसे स्वभूति, कठ, मालव, क्षुद्रक, योधे, बहुत सारे अराजक गणतंत्रों की चर्चा हमें उत्तर पश्चिम में मिलती है। तो सिकंदर पहले आया तो उसने सिंधु नदी क्रॉस किया, और सिंधु और झेलम के बीच जो तक्षशिला का शासक आम्भी था उसने समर्पण कर दिया। फिर सिकंदर यहां से झेलम और चिनाब, मतलब झेलम को क्रॉस करता है, और झेलम और चिनाब के बीच राजा पोरस है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो राजा पोरस बहुत बहादुरी से लड़ता है, परंतु उसके हाथों पराजित हो जाता है। फिर वह चिनाब और रावी के बीच पोरस का भतीजा है इल्डर पोरस, उसको पराजित किया। फिर वो रावी क्रॉस किया, और जब वह मतलब सतलज और वह ब्यास की तक जब पहुंच गया तो ब्यास से पूरब धनानंद का क्षेत्र था। धनानंद का मतलब है मगध साम्राज्य, मतलब ब्यास नदी धनानंद का पश्चिमी बॉर्डर था, यानी नंद वंश का, और सिकंदर का पूर्वी बॉर्डर था। अब सिकंदर अगर ब्यास नदी क्रॉस करता तो उसकी सीधे टकराहट मगध साम्राज्य से होती, और चूंकि सिकंदर के सोल्जर्स एक लंबे समय से उसके साथ चले आ रहे थे, तो लड़ते लड़ते थक चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो उसके जो सोल्जर्स थे, उस सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अब सिकंदर को वापस आना पड़ा। सिकंदर ने हालांकि उन्हें अपील भी की,
उनको बहुत जागृत करने का प्रयास किया, परंतु उसके तमाम प्रयास विफल रहे। उसके सोल्जर्स आगे नहीं बढ़े। अंत में सिकंदर को वहीं से निराश होकर वापस लौट जाना पड़ा। लौटते हुए उसने एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया। मैं आपको इसलिए बता देना चाहता कि जब मैं आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो मौर्य साम्राज्य में यहीं से बात शुरू होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक तस्वीर बननी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको होना है। देखिए, जैसे यह है सिंधु नदी, तो सिकंदर ने तो एक बड़े भूभाग को जीता था। ये सिंधु नदी है यहां से। इससे इधर जो सिकंदर ने जो भाग जीता था उसके बारे में कहा जाता है कि इस भूभाग को उसने अपने गवर्नर फिलिप के अधीन छोड़ दिया। फिलिप, ये क्षेत्र को उसने अपने गवर्नर फिलिप के अधीन छोड़ा। जो मैं आपको बताना चाहता, जो ये जगह आप देख रहे हो, ये जगह सिंधु नदी से पश्चिम, और सिंधु नदी से झेलम नदी का जो बीच का भूभाग है, ये भूभाग सिंधु से झेलम, इसमें उसने आम्भी, जो राजा आम्भी है, वो राजा आम्भी को यहाँ का शासक, इस क्षेत्र को राजा आम्भी के अधीन कर छोड़ा। और इधर यहां से लेकर और ब्यास नदी तक का जो भूभाग है उसको राजा पोरस के अधीन छोड़ा। मतलब उसने एक तरह से अपने 3 असिस्टेंट पैदा कर लिए भारत में ही। एक फिलिप जो उसका गवर्नर है उसको सिंधु नदी से पश्चिम के भूभाग में छोड़ा, उसके अधीन किया। और जो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का भूभाग है वो तक्षशिला के शासक आम्भी के अधीन छोड़ा। और जो ब्यास नदी से लेकर जो झेलम नदी से व्यास नदी तक के बीच का भूभाग है वो राजा पोरस के अधीन छोड़ा। इस तरह से पॉलिटिकल अरेंजमेंट करके यहां से सिकंदर चला। 2 अलग अलग रास्तों से चला। उसका जो एक सेनापति था नियरकस, वह सी रूट से बढ़ा और सी रूट से बढ़ते हुए वो अपना चला गया। और सिकंदर लैंड रूट से अपनी सेना का एक ब्रांच लेकर बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में बेबीलोन के पास 327 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य भी बट गया। अब यही समय है कि मौर्यों का उद्भव होगा। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य देखेंगे। कुछ बच्चे टैलेंट का मतलब पूछ रहे हैं। टैलेंट देखो, टैलेंट का पैमाना जैसे गोल्ड का देखते हो ना, ग्राम बोलते हो ना, जैसे आज गोल्ड की बिक्री होती है तो उसके लिए ग्राम शब्द का प्रयोग करते हो। उस समय टैलेंट उसका एक वजन का मतलब, एक जैसा आज कहते हो किलो है या टन है या क्विंटल है, तो इस तरह के टर्म जो यूज करते हो उसी तरह का एक वजन का प्रकार टैलेंट होता था। लेकिन यह पता नहीं कि टैलेंट का वजन क्या होता था, वो क्लैरिटी नहीं है। कोई हिस्टोरियन ने क्लैरिटी नहीं दी है। सिर्फ कहा जाता है कि इतना टैलेंट सोना उनको प्राप्त होता था। अब उस टैलेंट में कितना वजन सोने का होता था उसकी क्लैरिटी नहीं है। यह बात विक्रम पूछे नगा दस्क कौन था? कौन? विक्रम पूछे नागा दस्क कौन था? नागा दस्त ने नागदाशक कोई रचना है? वही हुआ था नागदाशक। नागदाशक तो रचना है, एक साहित्यिक रचना है। आंसू पूछ रहे हैं सर कि क्वेश्चन में मैप बनाकर उसमें नाम लिखना जरूरी है। किस क्वेश्चन में? अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में। कौन पूछ रहे हैं? आशु, तुमको ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऑप्शनल वालों को मैप में जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ना है तो ऑप्शनल वाले को पूछा जा सकता है। तुम लोगों का तो सिलेबस में मेंस वाले में नहीं है ना। मेंस वाले में केवल कल्चर से आपको पूछेंगे। लेकिन हाँ, जहां आपको राजनीतिक इतिहास दिखाना हो वहां अगर आप मैप ड्रॉ कर सकते हो तो अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन ये पार्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपके प्रीलिम्स के लिए ही है, और प्रीलिम्स के लिए है। लेकिन शायद इतने समय से तुम लोग काम कर चुके होगे आशु, तो इतना तो पता चल गया होगा कि एक कहावत है, आम के आम और गुठलियों के दाम। जब हम कल्चर भी अगर पढ़ना है हमें, केवल अगर मान लो हमको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल अगर पीटी में नहीं रहता, 1 मिनट के लिए मैं आपको बताऊं,
और हमको केवल कल्चर ही पढ़ना रहता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। क्योंकि जब तक हम थोड़ा राजनीतिक इतिहास आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा आर्थिक इतिहास नहीं बताएंगे, थोड़ा सामाजिक इतिहास नहीं बताएंगे, तब तक कल्चर में आपका एक ओरिजिनल एक टेस्ट नहीं पैदा होगा, क्योंकि उन सब का आपस में बड़ा रिलेशनशिप होता है। इसलिए देखो, कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग सिलेबस में सिलेक्टिव पढ़ने का जीवन में हर जगह नुकसान है। नुकसान क्यों है? क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस ही कभी नहीं आएगा। मतलब हम देखो, पढ़ाई का मेरा मतलब है कि जो पढ़ाई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे वो पढ़ाई जायज है, और जो पढ़ाई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करे वो काम नहीं आता है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ये बहुत ही आवश्यक है, और इसी में आपका प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ना हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारी बननी चाहिए। वो अगर बन जाती है तो फिर दिक्कत नहीं है। तो चलो, जहां से हमने बुद्ध छोड़ा था वहीं से मौर्य, और मैं जब मेरा अर्ली मेडिवल तक पहुंच जाऊंगा तो आप लोगों से पूछूंगा, ध्यान रखना कि तुम लोग हमें समझाओ कि वैदिक काल से अर्ली मेडिवल तक कौन स्टेट आया, कौन डायनेस्टी आई, कौन कौन इंपॉर्टेंट किंग आए। तो तुम लोग हमें बता दोगे, हाँ या ना? थोड़ा सा हमें क्लू दो मिस्टर अंकुर के माध्यम से, कि मैं वैदिक से अर्ली मेडिवल तक पहुंच जाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ठीक है, राजनीतिक इतिहास में होने वाले परिवर्तनों को मुझे बता दो कि किसके बाद कौन आया और किसके बाद कौन नहीं, क्या हायरार्की क्या है। तो तुम हमें पूरा चेंज बता दोगे वैदिक से लेकर अर्ली मेडिवल तक? क्या मैं भरोसा रखूं? प्लीज बी फास्ट माय स्टूडेंट, थोड़ा क्लू तो दीजिए ताकि लगे कि हाँ, आप लोगों में एक फायर है। हो जाएगा, गुड। अब देखियो, ये सबसे बड़ा, ये मौर्य साम्राज्य का मानचित्र देखो, ये भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य। आज तक इससे बड़ा साम्राज्य कोई नहीं बना। मुगल साम्राज्य भी कहीं ना कहीं इसके सामने छोटा पड़ जाता। कहोगे क्यों? तो मुगल साम्राज्य में तुम्हें काबुल कांधार तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुगल साम्राज्य दक्षिण में ब्रह्मगिरी तक नहीं पहुंचा था। बंगाल हालांकि मुगल साम्राज्य में था, लेकिन दक्षिण तक ब्रह्मगिरी तक नहीं पहुंचा था। तो मुझे लगता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद अगर कोई बड़ा साम्राज्य हुआ तो मुगल साम्राज्य ही हुआ, लेकिन मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ। अब देखो, इसकी कहानी कैसे है। इसकी कहानी ऐसे है कि बहुत तो उस समय सोर्स मटेरियल है नहीं कि हमें बहुत मामलात हासिल हो, लेकिन एक गुप्त काल का लेखक है, ये मौर्य काल का लेखक नहीं, गुप्त काल का लेखक है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस। उस मुद्रा राक्षस से सूचना मिलती है कि शायद जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह एक हम्बुल ओरिजिन से था, मतलब एक बिरसल था, मतलब निम्न जाति से था, और उसको अपने गुरु चाणक्य की सहायता मिली। तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से वो उत्तर पश्चिम में सक्रिय हुआ। बल्कि एक यूनानी लेखक ने तो इतना तक लिखा है इसके बारे में कि इसने सिकंदर से भी एक बार मिला था। अब अनुमान किया जा सकता है, लेकिन अब सच्चाई क्या है? खैर चलिए, जो सिकंदर का एग्जिट इंडिया से हुआ, तो सिकंदर के एग्जिट के बाद फिर उत्तर पश्चिम में अब होल्ड कमजोर हुआ यूनानियों का। तो कहा जाता है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका लाभ उठाया, और फिर चाणक्य सपोर्टेड चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में कुछ विद्रोह खड़ा कर दिए। और यही समय है कि 300, आपको याद है कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट याद करिए कि उधर फिलिप है जो सिंधु नदी से पश्चिम के भूभाग पर उसका नियंत्रण है। फिर मैंने बताया राजा आम्भी है जो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के भूभाग पर उसका शासन है, मतलब उसका नियंत्रण है। और पोरस है जो झेलम नदी से व्यास नदी तक के भूभाग पर कब्जा रखा हुआ है। तो अब वहां पर बहुत क्लियर तो नहीं है कैसे, लेकिन पता चलता है कि लगभग 324 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या हो जाती है। फिलिप की हत्या हो जाती है, उसमें संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर विद्रोह खड़ा करके और बड़ी चालाकी से चाणक्य की सहायता से, जैसा मुद्रा राक्षस से सूचना मिलती है कि उसने सिंधु नदी से लेकर और वही व्यास नदी तक के भूभाग को, जो सिंधु नदी से लेकर और व्यास नदी तक के भूभाग को जीत लिया, कब्जा कर लिया। इस तरह से अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का विस्तार होना शुरू होगा। फिर मुद्रा राक्षस से सूचना मिलती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का काल अब कब से कब तक मानोगे
तो एक विचार है 321 ईसा पूर्व, एक कहते हैं 324 ईसा पूर्व, और 321 ईसा पूर्व से लगभग 298, या आपके मेटेरियल में क्या दिया हुआ है, दोनों में थोड़ा सा 323 ईसा पूर्व दिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं, 21 है, 23 है, 24 है, 3 डेट मिलता है, तो उसमें 323 है तो 323 ही कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और 298, इसमें 298 ईसा पूर्व ही लिखा हुआ होगा, ईसा पूर्व, ईसवी और ईसा पूर्व का तो अंतर बता ही चुका हूं, इतने ईसा पूर्व के बीच हो रहा। तो बताया जाता है लगभग 321 ईसा पूर्व में उसने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। पाटलिपुत्र पर तब किसका शासन था? धनानंद का शासन था। तो चाणक्य के सपोर्ट से उसने धनानंद के तख्ता को पलट दिया और पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। तब देखो, पहला विस्तार है सिंधु नदी से झेलम, सिंधु नदी से व्यास नदी, ध्यान रखें, पहला विस्तार है, फर्स्ट स्टेज हुआ ये कॉन्क्वेस्ट का, ये सिंधु से झेलम। मैं बिल्कुल दिमाग में इसको तस्वीर को स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि मैं अर्ली मेडिवल तक पूछूं तो हमें ब्यौरेवार आप बता दीजिए। अब दूसरा जो उसका विस्तार होगा वो कहां से होगा? तो उसने जब पाटलिपुत्र पर कब्जा किया तो इसका मतलब व्यास नदी से लेकर और गोदावरी नदी तक, जहां पर मगध साम्राज्य का नियंत्रण था और बंगाल की सीमा तक, वहां तक अब मौर्यों का कब्जा हो गया। मतलब फर्स्ट स्टेज में सिंधु नदी से व्यास नदी, दूसरे स्टेज में पूरे मगध साम्राज्य पर, मतलब कि व्यास नदी से लेकर गोदावरी नदी और बंगाल की सीमा तक कब्जा हो गया। और थर्ड स्टेज कैसे शुरू होता है? तो थर्ड स्टेज उसकी विजय या कॉन्क्वेस्ट का चंद्रगुप्त मौर्य का शुरू होता है कि एक्चुअली जब सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका जो साम्राज्य बटा, तो उसका साम्राज्य 3 सेनापतियों में बट गया था। एक सेनापति उसका नाम था टॉलमी। तो टॉलमी नामक सेनापति को मिस्र का साम्राज्य मिला था, और उसका दूसरा सेनापति था, उसका नाम था एंटीगोनस गोनाट्स। तो एंटीगोनस गोनाट्स को मकदूनिया का साम्राज्य मिला था, मैकडोनिया वही यूनान में। और तीसरा जो उसका सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस। तो सेल्यूकस को सीरिया का साम्राज्य मिला। तो जब उसको सीरिया का साम्राज्य मिला तो अब सेल्यूकस निकेटर का ये साम्राज्य है, तो वो बन गया चंद्रगुप्त मौर्य का पड़ोसी। अब सेल्यूकस निकेटर बन गया चंद्रगुप्त मौर्य का पड़ोसी। तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य पर दावा किया कि देखिए, व्यास नदी तक का भूभाग तो सिकंदर का था, सिकंदर व्यास नदी तक के भूभाग को जीता था, और आपने सिंधु नदी तक कब्जा कर लिया है, तो आपने सिकंदर के भूभाग को दबा रखा है, तो आप उस भूभाग को वापस कर दीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर का जब डिमांड आया तो चंद्रगुप्त मौर्य नाराज हो गया। नाराज होना बहुत ही नेचुरल था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसके सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हो गया, और यह युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। यह युद्ध घटित हुआ। अब ये युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के परिणाम के बारे में यूनानी विद्वान कुछ नहीं बोलते हैं। अब कहोगे कोई भारतीय विद्वान क्यों नहीं बोलते हैं? तो देखो, पता नहीं, ये आश्चर्य का विषय है कि सिकंदर के आगमन की सूचना हमें किसी भारतीय स्रोत से मिलती ही नहीं। इसीलिए अब आप जो हाल में शोध हो रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि सिकंदर अलेक्जेंडर वाज ए ग्रेट रूलर, हाउ कैन इट बी प्रूव्ड? मतलब सिकंदर, यूनानी विद्वान सिकंदर महान करते हैं, लेकिन सिकंदर इतना ही महान था तो उसने भारत पर हमला किया और भारत में इतने समय तक रहा, हलचल मचाया, 5 महीने इंडिया में रहा, लेकिन कोई भी इंडियन फोर्स ने उसके बारे में मेंशन नहीं किया। इसका मतलब है कि सिकंदर के आक्रमण को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। तो अब जो बात चल रही है तो उस बात में अब सिकंदर को रिवाइज किया जाता है कि भाई सिकंदर को लोग ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया, उतना था नहीं। खैर जो भी हो, तो यहां पर जो सेल्यूकस निकेटर है उससे और से भी 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। उसमें यूनानी विद्वान से हमें इसके बारे में सूचना मिलती है। तो युद्ध के बारे में तो उन्होंने सूचना दी है, एपियानस एक स्कॉलर है, उसने सूचना दी है, बट नो वन हैज स्पोकन अबाउट हिज पॉसिबल डिफीट इन दिस वॉर। अब कोई यह नहीं बताता है कि इस वॉर में जीत और हार किसकी हुई, लेकिन सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस है, पारिस्थितिकीय साक्ष्य, वो बताता है कि इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत। क्योंकि इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने
एरियाना का भूभाग दे दिया। आप कहोगे एरियाना में क्या क्या था, तो एरियाना में था काबुल, कांधार, बलूचिस्तान और हेरात। मतलब काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये 4 भूभाग जिसको एरियाना का भूभाग कहते हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने दे दिया। इसका मतलब है मैं स्टूडेंट कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य है, उसकी सीमा पहुंच गई मध्य एशिया तक, हिंदुकुश तक, हिंदुकुश पर्वतमाला तक, हिंदुकुश रेंज तक मौर्यों की सीमा पहुंच गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हिंदुकुश रेंज तक पहुंचना कोई साधारण सी बात नहीं थी। और पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर मौर्यों का कब्जा हो गया। अब कुल मिलाकर तीसरे, अच्छा कहोगे बदले में, यूनानी विद्वान बताते हैं कि बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए, 500 एलिफेंट्स। तो 500 हाथी दिए। ये दोनों के बीच एक जो ट्रीटी है वो इक्वल नहीं लगती है, लगता है अनइक्वल ट्रीटी है। भाई कोई एरियाना का भूभाग दे दे, उसके बदले आप 500 हाथी दीजिए, इसका मतलब हार गए, जिसका मतलब सेल्यूकस हार गया था इस युद्ध में। तो 3 स्टेज में तो आपने विस्तार देखा, अब चौथा स्टेज का विस्तार देखिए। तो अब मौर्यों की सीमा कहां से कहां तक पहुंच गई, तो मौर्यों की सीमा पहुंच गई हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक। अब चौथा विस्तार देखिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड हमने क्या बताया, 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, और उसका उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। तो बिंदुसार का टाइम पीरियड आप लिख लीजिए 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, बिंदुसार। अब जो बिंदुसार है, अब देखो, अब मैं एक चौथा पहले विस्तार बता दूं, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा। देखो अब चौथा विस्तार है कि गोदावरी नदी से मौर्यों की सीमा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी तक पहुंचना है। तो सवाल यह उठता है कि गोदावरी नदी से ब्रह्मगिरी तक सीमा किसने पहुंचाई। इसमें थोड़ा विवाद है, क्योंकि एक 16वीं सदी का तिब्बत में 16वीं सदी का एक तिब्बती लामा था। लामा कहते हैं बुद्धिस्ट, जो मॉन्क होता है, बुद्धिस्ट साधु, उसको लामा बोलते हैं। एक तिब्बत का बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसका नाम था तारानाथ। तो तारानाथ ने अपने विवरण में लिखा है कि 2 समुद्रों के बीच के भूभाग को बिंदुसार ने जीता है। तो इस आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि ये ब्रह्मगिरी तक जो विस्तार किया है वो बिंदुसार ने किया है, लेकिन अब ये मत बहुत स्वीकृत नहीं है। और कुल मिलाकर माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसका विस्तार किया था। तो चलिए 4 चरणों में मौर्यों ने विस्तार किया। पहला चरण याद रखिए, सिंधु नदी से ब्यास नदी। दूसरा चरण, धनानंद की तख्ता को पलटकर पूरे मगध साम्राज्य पर कब्जा। तो अब उनका विस्तार सिंधु नदी से गोदावरी नदी। और तीसरा उनका जो विस्तार हुआ वो सेल्यूकस को हराकर सिंधु नदी से हिंदुकुश पर्वत तक उत्तर पश्चिम में। और चौथा विस्तार गोदावरी नदी से ब्रह्मगिरी। अब मौर्य साम्राज्य कहां से कहां तक फैल गया, तो हिंदुकुश पर्वतमाला से ब्रह्मगिरी और पूर्व में बंगाल में, जैसे बोगरा जिला में महास्थान अभिलेख मिला है। और महास्थान अभिलेख मिला, वो किसका अभिलेख है, तो वह अभिलेख है चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है। तो जो महास्थान अभिलेख है वो दर्शाता है कि पूरब में बंगाल में मौर्यों का, बोगरा जिला बंगाल का पड़ता है, वहां तक मौर्यों का विस्तार हो चुका था। तो लार्जेस्ट एम्पायर बनाया। बाद में सेल्यूकस निकेटर से दोस्ती भी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपने राजदूत को भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीस। तो मेगास्थनीस उसके कोर्ट में रहा था। और फिर आगे जब उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ तो बिंदुसार के कोर्ट में फिर मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी रहा था, वो सीरिया का ही शासक था। सीरिया का शासक जो सेल्यूकस था उसका उत्तराधिकारी था एंटियोकस फर्स्ट, उसका नाम था एंटियोकस फर्स्ट। उतना आपको याद नहीं रहेगा, मैं वैसे ही बोल देता हूँ, जस्ट ए फॉर्मेलिटी, चूंकि मैं जानता हूँ कि उतना याद नहीं रहता है। तो आप एंटियोकस फर्स्ट सेल्यूकस का उत्तराधिकारी था और उसने इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा था। और डायमेकस जो था वो मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी था पाटलिपुत्र दरबार में। और एक दूसरा शासक था मिस्र का, उसका नाम था टॉलेमी फर्स्ट।
तो टॉलमी फर्स्ट ने अपने राजदूत के इसके दरबार में भेजा था। तो टॉलमी फर्स्ट का राजदूत आया था, उसका नाम था डायनिसस, वो मिस्र से आया था। तो बिंदुसार ने दो राजदूत का स्वागत किया था, एक डायमेकस का स्वागत किया था जो सीरिया से आया था, और एक डायनिसस का स्वागत किया था जो मिस्र से आया था। तो ये दो उसके राजदूत थे। अब देखो अशोक की महानता की चर्चा तुम अशोक के धम्म में करेंगे, जहां धम्म आपको कवर कर रहे होंगे। फिलहाल मैं उसके बारे में बताऊं, यहां पर राजनीतिक विस्तार केवल हम देख रहे हैं। तो चलिए, यहां तक तो विस्तार हो चुका था। अब अशोक के समय आप देखोगे कि अशोक ने अंतिम विस्तार किया था कलिंग, अपने शासन के, अपने राज्यारोहण के 9वें वर्ष में, यानी 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग को जीता था। कलिंग का आर्थिक और सामरिक मतलब युद्ध संबंधी महत्व को देखते हुए उसने कलिंग को जीत लिया। कलिंग को जीतने के बाद उसने रणनीति बदल दी, माने युद्ध विजय को छोड़ दिया और भेरी घोष को अपना लिया। बस यही कलिंग को उसने केवल जीता है। लेकिन उसका बाकी पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध रहा है। जैसे उत्तर पश्चिम में उसके पड़ोसी की चर्चा उसने अपने 13वें बृहद शिलालेख में किया है, जिसमें उसने सीरिया के शासक टॉलमी द्वितीय की चर्चा की है। उतना नाम आपको याद नहीं रहेगा, सीरिया के शासक एंटियोकस द्वितीय की चर्चा की है। मिस्र के शासक की भी चर्चा की है, टॉलमी द्वितीय उसका नाम है। मतलब सबका एक का द्वितीय। जो बिंदुसार है, बिंदुसार के समय एंटियोकस फर्स्ट है। और बिंदुसार के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ी दिलचस्प चीज है, कभी प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। मैंने बिंदुसार ने सीरिया के शासक जो एंटियोकस फर्स्ट है, उसे 3 चीजें मांगी थी कि आप उनको 3 चीजें भेज दीजिए। एक उसने कहा था कि आप हमें बोला कि भाई आप हमें शराब, मतलब वहां शराब सीरिया में अच्छे किस्म का होता है, शराब भेज दीजिए। और दूसरा कहा अंजीर कहते हैं, जैसे क्या बोलोगे उसको, वो अंजीर बनता है, अंगूर को सुखाकर बनता है, वो एक ड्राई फ्रूट है अंजीर। तो आप अंजीर भेज दीजिए। और तीसरा उसने कहा एक सोफिस्ट मतलब एक दार्शनिक भेज दीजिए। तो सीरिया के शासक ने उसको 2 चीजें भेजी, एक शराब भेजी और अंजीर भेजी, और कहा कि दार्शनिक हम नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, हम किसी जीवित प्राणी को नहीं भेज सकते, मतलब ये हमारे उसूल के खिलाफ है, तो उसको नहीं भेजा उसने, मतलब हमारी परंपरा के खिलाफ है यूनान में, ये सीरिया में। और अशोक के समय उसका उत्तराधिकारी एंटियोकस द्वितीय अशोक का समकालीन था और टॉलमी द्वितीय अशोक का समकालीन था। एक एपिरस जगह है, उसका शासक अलेक्जेंडर था, वो उसका समकालीन था। और यूनान का शासक एंटिगोनस गोनार्स उसका समकालीन था। और मगस एक जगह है, उसका शासक सिरिन था, वो उसका समकालीन था। लेकिन ये सब याद नहीं रहेगा, वैसे ही आप ध्यान कर लीजिए। तो अशोक के समय और बाकी जो अशोक का धम्मा नीति है या अशोक की बाकी चीजें हैं, उसकी पॉलिसी है, थोड़ा सा उसके इंस्क्रिप्शन पर, ये सब हम धर्म जब जहां पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे। राजनीतिक इतिहास में आपको इतना ही जानना है, राजनीतिक इतिहास में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था। अब चलते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल में। ओके है मिस्टर अंकुर? यस। हाँ, अशोक का काल, एक चीज मैं बता दूं, जैसे अशोक का शासनकाल, आप जैसे उसका मैंने बताया था 273 ईसा पूर्व में, अशोक का 269 से 232 ईसा पूर्व है। तो आपको जिज्ञासा होगी, जब बिंदुसार का शासन 273 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया, तो अशोक का 269 से 232 ईसा पूर्व क्यों है, आपके मन में जिज्ञासा होगी। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि एक्चुअली देखिए, अशोक वाले में एक बात क्या हुई कि अशोक जब शासक बना है तो उसको उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा है, द वॉर ऑफ सक्सेशन। तो वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ने के कारण अशोक, क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा है, तो अपने कहा जाता है कि, हालांकि 99 भाइयों की कहावत गलत है, वो श्रीलंकन एक टेक्स्ट है महावंश, वो उसकी चर्चा करता है, लेकिन इतना जरूर है कि उसको उत्तराधिकार का संघर्ष करना पड़ा था, उसमें 4 वर्ष लगे, फिर वो शासक हुआ था। इसलिए 269 या 269 ईसा पूर्व में उसको हम देखते हैं। अब चलिए मौर्योत्तर काल। अब देखिए, इसमें आप कर दीजिए, इसकी जो विशेषता है उसमें आप कर दीजिए बहुराज्य व्यवस्था।
बहुराज्यीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि इसमें एक से अधिक राज्य, जैसे मौर्य साम्राज्य में एक विशाल साम्राज्य आपने देखा, उस यहाँ पर आपको एक से अधिक राज्य मिलेंगे। हाँ, इनमें से जो कुछ है वो साम्राज्य के स्तर पर पहुंच गए। इसमें हम 3 तरह के राज्य को कैटेगोराइज करते हैं। पहला करते हैं उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य का मतलब है कि मौर्यों का उत्तराधिकारी राज्य। तो यहां पर आपको 2 मिला होगा, आप याद करिए। एक मिला होगा आपको शुंग राज्य और दूसरा मिला होगा कण्व राज्य। तो इसके विषय में तुमको आवश्यक सूचना ये मिली होगी कि शुंग राज्य में जैसे जब मौर्यों का अंतिम शासक था, उसका नाम था बृहद्रथ, तो बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। वो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण राजवंश है, तो उसने उसकी हत्या कर दी और हत्या करके उसने शुंग वंश की नींव डाली। ये घटना लगभग 181 ईसा पूर्व की है। अब वहां से लेकर 75 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया है, शुंग राजवंश ने 181 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। अब पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में कहा जाता है कि उसने विदर्भ क्षेत्र को भी जीता, और हालांकि उस समय तक तो मौर्य साम्राज्य टूट चुका था, लेकिन टूटे हुए मौर्य साम्राज्य को भी उसने कुछ हद तक एकता देने का प्रयास किया था। और उसने 2 राजधानी बनाई थी। एक राजधानी उसकी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी थी विदिशा। ये 2 राजधानियां उसकी थी। और उसने मतलब एक शक्तिशाली शासक था अपने टाइम का। उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। अग्निमित्र उसका बेटा था। अब देखो, अग्निमित्र अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार प्रीलिम्स में यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम किस वंश के शासन पर किस वंश के शासक पर प्रकाश डालता है। हालांकि कालिदास तो हैं गुप्त काल के लेखक, लेकिन उन्होंने जो लिखी है, उन्होंने 3 प्ले लिखे हैं। तो एक मालविकाग्निमित्रम है, और एक विक्रमोर्वशीयम है, और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो तीनों में से कोई गुप्त काल का थीम नहीं लिया है, सभी अलग अलग काल का लिया है। तो मालविकाग्निमित्रम जो उन्होंने लिया है वो एक शुंग शासक अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है उसका, और उसकी प्रेसी मतलब बिलवेड थी जिसका नाम था मालविका। तो उसकी रानी भी बनी, शादी उसके विवाह भी हुआ दोनों के बीच। इन दोनों के बीच जो प्रेम संबंध था, उस प्रेम संबंध को आधार बनाकर कालिदास ने वो रचना लिखी है मालविकाग्निमित्रम। और फिर अग्निमित्र का बेटा हुआ वसुमित्र। तो वसुमित्र के बारे में कहा जाता है कि यवन, चूंकि देखो अब मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ, तो मौर्य साम्राज्य के पतन में एक बड़ी बात तो है कि उत्तर पश्चिम से निरंतर आक्रमण हो रहा था। और किसका आक्रमण हो रहा था? तो इंडो ग्रीक्स का आक्रमण हो रहा था। तो इंडो ग्रीक्स को उस समय जो बाहरी आक्रमणकारी होते थे उनको यवन बोलते थे। मतलब यवन या मलेक्ष, यही 2 शब्द का प्रयोग प्रायः करते थे। तो जो वसुमित्र के बारे में कहा जाता है कि जब यवनों ने माध्यमिका का घेरा डाला था, माध्यमिका कहते हैं चित्तौड़ को, तो अग्निमित्र के बेटे वसुमित्र ने जाकर यवनों का सामना किया था और उस युद्ध को जीता था। इसलिए बताया जाता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें दूसरा जो अश्वमेध यज्ञ उसने किया था उसमें पतंजलि जो लेखक है, आपने नाम सुना होगा, जिसने महाभाष्य लिखी है, तो पतंजलि ब्राह्मण था, उसने स्वयं यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग के यज्ञ को। यानी अश्वमेध यज्ञ था। जैसे इतिहास में अश्वमेध यज्ञ में आपको पता है घोड़े छोड़े जाते थे। इतिहास में अश्वमेध यज्ञ वो अपने विजय का प्रतीक होता था। कई शासक है जिसको करने का श्रेय दिया जाता है। जैसे 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किया, 4 अश्वमेध यज्ञ वाक्टक शासक प्रवरसेन द्वितीय ने किया, और 10 अश्वमेध यज्ञ एक नागवंश का शासन था भारशिव, आगे मिलेगा, उसने किया। तो 10 अश्वमेध यज्ञ उसने किया भारशिव ने। तो उसी के 10 अश्वमेध यज्ञ के नाम पर आज तुम देखोगे बनारस में एक घाट है, उसको कहते हैं दशमेधा घाट। तो उसने 10 अश्वमेध यज्ञ किया। और फिर उसके बाद
एक 17 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय एक कादम्ब शासक है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा आपको गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में। तो कादम्ब शासक ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। खैर एनीवे वो मेरे विचार का विषय नहीं है। इस वंश में 10 शासक कुल हुए। पुष्यमित्र शुंग के जो वंश है उसमें 10 शासक हुए। उसमें एक शासक का नाम आपको मिलेगा, इसका नाम है भागभद्र। तो भागभद्र क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि भागभद्र के दरबार में एक यूनानी शासक था। अब शासक का नाम क्यों बताऊं, एक अलग तुमको फैक्ट हो जाएगा। तो इतना याद रखो कि एक यूनानी शासक का राजदूत भागभद्र के दरबार में आया। उस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखना। हेलियोडोरस नाम है। और हेलियोडोरस ने विदिशा चूंकि शुंगों का कैपिटल था, तो विदिशा, उसी को वेशनगर बोलते हैं, उसमें वासुदेव कृष्ण एक देवता है। वासुदेव कृष्ण के बारे में मैं धर्म में पढ़ाऊंगा, इसलिए आप यहां ध्यान रखना। तो वासुदेव कृष्ण के सम्मान में उसने गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। दैट इज कॉल्ड गरुड़ ध्वज। जैसे गरुड़ ध्वज माने गरुड़ एक पक्षी है ना, तो वो बेसिकली विष्णु का वाहन है। तो वासुदेव कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो वासुदेव कृष्ण के सम्मान में गरुड़ ध्वज उसने लगाया था। कहां? तो विदिशा में। तो एक फैक्ट ये याद रखना आप। तो इस तरह से इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति को उसका अपना ही ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी और अपने वंश की नींव डाली। तो वासुदेव का वंश का नाम है कण्व वंश। तो उसी से कण्व राज्य यहां हुआ है। तो वासुदेव ने जो कण्व वंश की स्थापना की, कण्व वंश में कुल 4 ही शासक हुए। वासुदेव हुए, उनका उत्तराधिकारी भूमिमित्र हुआ, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इन 4 शासकों के बाद फिर यह वंश समाप्त हो गया। सो वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, ये 2 नाम आपको आते हैं। तो ये नाम आपको मिलते हैं हेलियोडोरस। अब शुंग राज्य के बाद कण्व राज्य। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वंश को कण्व राज्य लगभग 45 वर्ष तक शासन किया। कण्व राज्य को समाप्त कर दिया बाद में सातवाहनों ने, संभवतः सातवाहनों ने इन्हें जीत लिया। तो उत्तराधिकारी राज्य में ये 2 राज्य आते हैं। अब मैं दूसरी कैटेगरी में जो राज्य आएगा उसको हम कहते हैं आक्रमण के माध्यम से स्थापित राज्य। आक्रमण के माध्यम से स्थापित राज्य। अब आक्रमण के माध्यम से जो स्थापित राज्य है, उस स्थापित राज्य में आपको एक नाम मिलता है। वो नाम है, पहले हुआ इंडो ग्रीक, दूसरा है शक, तीसरा है पार्थियन और चौथा है कुषाण। ये 4 है। अब इन 4 के बारे में आप मामलात हासिल कर लीजिए। देखिए, इंडो ग्रीक के बारे में आपको सूचना मिलती है कि उत्तर पश्चिम से इनका आक्रमण शुरू हुआ, मतलब मध्य एशिया से। ये सब ट्राइब थे। तो इस ट्राइब में एक दिलचस्प बात यह थी कि जो डिफरेंट ट्राइब हैं, तो ये है बैक्ट्रिया मध्य एशिया में है, मतलब वो ऑक्सस नदी के उत्तर में है, ये हिंदू कुश में के उत्तर में है। और यहां पर क्या है कि ये तक्षशिला है। तो क्या हुआ कि ये जो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया में पहले इंडो ग्रीक का स्थापित, तो इंडो ग्रीक के पीछे ऑलरेडी शक है और शक के पीछे यूची ट्राइब है, कुषाण कहलाता है। जो कुषाण है वो चीन के पूरब में है। अब इसमें नौबत क्या है? नौबत यह है कि सभी एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। जैसे इंडो ग्रीक के पीछे शक लगे हुए हैं और शक के पीछे कुषाण लगे हुए हैं। इंडो ग्रीक के पीछे शक लगा हुआ है और शक के पीछे कुषाण लगे हुए हैं। तो सभी एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। इसी में कहा जाता है कि इंडो ग्रीक में एक राजवंश था, उस राजवंश का नाम था डेमेट्रियस। ये सब नाम है, आपको थोड़ा टेढ़ा लगेगा, लेकिन एक बार मेरा अपना मानना है कि आपके दिमाग में अपार क्षमता है
और एक बार अगर सिस्टमेटिक आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो मैं इसकी महिमा मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास आप पर है, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और एक बार हो जाता है तो आपसे ज्यादा फैक्ट्स भी किसी को याद नहीं रहेगा। और अगर हम एक जैसे माने 1 और 1 यहां 2 नहीं करना है, 1 और 1 11 करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इस तरीका को आप आजमाएंगे तो जरूर हो जाएगा। इसका नाम है डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस का वंशज है, तो डेमेट्रियस ने पहले हमला किया भारत पर बैक्टीरिया से और उत्तर पश्चिम भारत का एक भूभाग जीत लिया। उसने तक्षशिला को डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी बनाई। अब डेमेट्रियस अभी भारत में स्थापित ही हुआ था, तब तक उसके राजवंश के विरुद्ध बैक्टीरिया में एक विद्रोह हो गया और विद्रोह करने के बाद एक दूसरा राजवंश बैक्टीरिया में स्थापित हो गया। इस राजवंश का नाम था यूक्रेटाइड्स। यूक्रेटाइड्स नाम था। तो डेमेट्रियस यहां स्थापित हुआ, तब तक यूक्रेटाइड्स ने भी वहां विद्रोह कर दिया, उसने अपने राजवंश की स्थापना कर ली और यूक्रेटाइड्स ने भी हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। और उसने जैसे गड़बड़ हो गया, तक्षशिला को डेमेट्रियस ने राजधानी नहीं बनाई थी, उसने तक्षशिला को उसने राजधानी बनाई थी शाकल को। शाकल जो आधुनिक सियालकोट है, तो शाकल को डेमेट्रियस के वंशज ने राजधानी बनाई थी और यूक्रेटाइड्स के वंशज ने हमला किया, उसने तक्षशिला को राजधानी बनाई। तो इंडो ग्रीक जो 2 राजवंश हिंदुस्तान में शासन करते रहे, इंडिया में इंडो ग्रीक के 2 राजवंश शासन करते रहे। डेमेट्रियस के वंश ने अपना कैपिटल शाकल मतलब शाकल आधुनिक सियालकोट को बनाया और जो यूक्रेटाइड्स थे उन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाई। और इंडो ग्रीक शासक के 2 राजवंश हिंदुस्तान में शासन करते रहे। और सबसे अहम बात यह है, मैं आपको बता दूं कि इंडो ग्रीक शासकों के बारे में हम आज जो भी जानते हैं उनके सिक्कों के माध्यम से जानते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इंडो ग्रीक शासकों ने सिक्कों पर अपनी तस्वीर छपवाई। इंडो ग्रीक शासकों ने सिक्कों पर अपना नाम भी खुदवाया और अभिलेख खुदवाया। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले जैसे मौर्य थे तो उनके टाइम में भी सिक्के होंगे। मैं इकोनॉमी वाले में सिक्का बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा, इकोनॉमी वाले। लेकिन वो शासक के नाम नहीं लिखते थे सिक्कों पर। सिक्कों का प्रयोग बुद्ध काल से ही, महाजनपद काल से ही शुरू हुआ, लेकिन शासक का नाम नहीं लिखा जाता था। इंडिया में शासक का नाम पहली बार सिक्कों पर लिखने का काम किसने किया? तो इंडो ग्रीक शासकों ने किया। तो 30 शासकों के विषय में सूचना मिलती है और उन्होंने हिंदुस्तान पर शासन किया। उसी में डेमेट्रियस का वंश, यूक्रेटाइड्स नहीं, डेमेट्रियस के वंश का एक शासक था जिसका नाम था मीनांडर। शायद आपने नाम सुना होगा, मीनांडर। उसका दूसरा नाम है मिलिंद। तो उसके साथ एक भारतीय संत नागसेन ने, एक जो भारतीय संत नागसेन थे, वो नागसेन ने मिलिंद के साथ शास्त्रार्थ किया और उनको बुद्धिज्म की शिक्षा दी। तो मीनांडर जो बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ है, तो मीनांडर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाने में संत नागसेन की बड़ी भूमिका है। तो अब नागसेन और जो मीनांडर का वार्तालाप हुई है, उस वार्तालाप को एक पुस्तक में उसकी रचना हुई है, एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम बुद्धिज्म में पुस्तक बहुत प्रचलित है, ये महायान बौद्ध पंथ से संबंधित है। उसका नाम है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में दोनों की चर्चा मिली है। ये हुए इंडो ग्रीक के बारे में, इतना जान लीजिए। अब आते हैं शक राज्य पर। तो शक वाले में क्या है कि शक इंडो ग्रीक के पीछे थे। और यहां पर देखो, बहुत क्लैरिटी हिस्ट्री में है नहीं, जितनी क्लैरिटी उतना मैं बताता हूं कि जो शक है वो शक ने फिर आगे इंडो ग्रीक को बैक्टीरिया से बेदखल कर दिया और फिर शकू ने भी हिंदुस्तान पर हमला किया। फिर हमें सूचना मिलती है कि शकू की 5 शाखाओं ने हिंदुस्तान में शासन किया। शक की एक शाखा अफगानिस्तान में स्थापित हो गई, शक की दूसरी शाखा पंजाब में स्थापित हो गई, शक की तीसरी शाखा मथुरा में स्थापित हो गई, शक की चौथी शाखा गुजरात में स्थापित हो गई और 5वीं शाखा उत्तरी दक्कन में स्थापित हो गई। तो जो उसका जो पश्चिम भारत में जो शाखा स्थापित हुई गुजरात में, पश्चिम भारत में जो उसकी शाखा स्थापित हुई शकू की,
एक अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिम भारत और पांचवा उत्तरी दक्कन। तो पश्चिम भारत की शाखा सबसे महत्वपूर्ण थी। पश्चिम भारत की एक शाखा थी, उसी में सूचना मिलती है कि दूसरी सदी के मध्य में वहां एक शासक हुआ है जो पश्चिम भारत की शाखा से जुड़ा हुआ है और इसका नाम है रुद्रदामन। एक शासक हुआ है जो पश्चिम भारत की शाखा से जुड़ा हुआ शासक है, उस शासक का नाम है रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया है। रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया है। जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमको मौर्यों के बारे में सूचना मिलती है। तो ये पश्चिम भारत की शाखा का महत्वपूर्ण है। ये शाखा चौथी सदी तक चला। आपको आगे गुप्त काल में बताऊंगा। इस शाखा को विनाश करने का श्रेय गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को है। और ये जो उत्तरी दक्कन में शाखा है, उसमें दो शासक महत्वपूर्ण था। एक का नाम था भूमक और दूसरे का नाहपान। तो नाहपान शासक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक सातवाहन शासक होगा गौतीपुत्र सतकर्णी। उस गौतीपुत्र सतकर्णी के साथ ये संघर्ष करेगा। तो चलिए, ये हुआ शक में इतना ही। और अब हम देखते हैं पार्थियंस। पार्थियंस के बारे में हमको बहुत मामलात हासिल नहीं है, क्योंकि पार्थियंस उतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। मतलब अब यह भी विवाद का विषय है कि पार्थियंस मध्य एशिया से थे, क्योंकि कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि पार्थियंस जो थे वो शकों के ही ब्रांच थे। तो अब उससे अलग उनको इसलिए शक पहलव भी कहा जाता है। भारत में जो पार्थियन शासक के विषय में सूचना मिलती है वो है गंडोफर्निस। जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो भारत में चर्चा मिलती है वो गंडोफर्निस की। केवल इसका नाम आप ध्यान रखिए। और गंडोफर्निस का काल इंडिया में इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहा जाता है कि गंडोफर्निस के काल में ही एक ईसाई संत थे, उनका नाम था संत टॉमस। वो संत टॉमस हिंदुस्तान आए थे। ये गंडोफर्निस के काल में ही आए थे संत टॉमस। और अब कुषाण है। कुषाण को यूची ट्राइब कहा जाता था। यूची जनजाति से संबद्ध था और ये 5 ब्रांचों में बटा हुआ था, इसलिए इसको कुषाण बोलते थे। इन्हें संगठित करने का काम 2 शासक ने किया था। एक का नाम था कुजुल कदफिसस और दूसरे का नाम था बीमा कदफिसस। तो कुजुल कदफिसस और बीमा कदफिसस ने इसे संगठित किया था, इन 2 शासकों ने। और इन 2 शासकों के बारे में कहा जाता है कि लगभग 50 से 78 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, इन दोनों ने। और फिर एक महान शासक का आगमन हुआ जिसका नाम था कनिष्क। अब कनिष्क का सिंहासनारोहण कब हुआ, इसमें थोड़ा विवाद है, क्योंकि कनिष्क के सिंहासनारोहण के साथ 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। 78 ईस्वी में शक संवत, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई शक संवत शुरू किया है कनिष्क ने, तो उसको 78 फिर मैंने ये कहा जाता है कि भाई जब कनिष्क ने शक संवत शुरू किया तो फिर इसको कुषाण संवत क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि शक संवत कहा जाता। आपके मन में जिज्ञासा होगी। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जितने भी विदेशी होते थे उन विदेशियों को प्राय शक बोल जाते थे। तो विदेशियों को शक बोलने के कारण जो उसने जो किया है उसको भी शक संवत का ही नाम दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट वाज कैरेक्टराइज्ड एज शक संवत, शकेरा। तो लगता है कि 78 से 148 के बीच इसका सिंहासनारोहण हुआ और उसके सिंहासनारोहण को 78 ईस्वी से ही आंका जाता है। तो एक तो इसने एक शक संवत चलाया है, इसलिए इसको क्रेडिट मिलता है। दूसरा है कि इसने महायान बौद्ध पंथ को संरक्षण दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो मध्य एशिया में, मतलब वो साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था, तो उसको आप ऐसा ही मान के चलिए कि वह मध्य एशिया में समरकंद से लेकर और भारत में बनारस तक फैला हुआ था। उसमें मध्य एशिया का भाग शामिल था, ईरान का भाग शामिल था, लगभग पूरा अफगानिस्तान शामिल था, वर्तमान पाकिस्तान का भाग शामिल था और उत्तर भारत में बनारस तक का भाग शामिल था। तो उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी पेशावर या पुरुषपुर को बनाई थी कनिष्क ने, और बौद्ध पंथ को संरक्षण दिया था। उसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। उसका जो एक
ग्रैंड सन था, उसका नाम हुविस था, उसने मथुरा को सजाया था, तो मथुरा भी उसकी राजधानी थी। कनिष्क ने इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कुषाण ने। तो ये हो गए आपको बाह्य आक्रमण से स्थापित राज्य, जिसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस और कुषाण हो गए। अब तीसरी श्रेणी में कौन आते हैं? तो तीसरी श्रेणी में जो राज्य आते हैं उनको हम बोलते हैं कि राज्य निर्माण के माध्यम से स्थापित राज्य। जैसे इन राज्यों के बारे में हम कहते हैं कि राज्य निर्माण के माध्यम से स्थापित राज्य। जस्ट 1 मिनट। कोई क्वेश्चन मिस्टर अंकुर? मैंने कहीं जाना नहीं। कुछ बच्चे बोले थे कि शक कहाँ से आए थे? हाँ बच्चों, शक कहाँ से आए थे? शक भी मध्य एशिया से आए थे। शक ऑल्सो केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। उमेश पूछ रहे हैं सर कि ब्रिटिश की क्या इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि प्राचीन भारतवासियों को इतिहास लेखन की समझ नहीं थी? कौन पूछ रहा है? उमेश, तुम्हारा जो प्रश्न है वो हिस्ट्री ऑप्शनल का प्रश्न है, लेकिन चलो उमेश, मुझे है कि भाई तुम इसमें जिज्ञासा रखते हो। जैसे प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास की समझ नहीं थी, ये धारणा तो बहुत पहले खंडित हो चुकी है। इस पर विशेष शोध रोमिला थापर का है। उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारत के लोगों की इतिहास संबंधी दृष्टि अवश्य थी, हालांकि वह दृष्टि पश्चिम वालों की दृष्टि से अलग थी। हम लोग इतिहास में कार्य कारण घटनाओं के बीच कार्य कारण परंपरा को नहीं खोजते थे, बल्कि हम लोगों के लिए जो इतिहास लेखन था वो महाभारत नामक कृति में व्यक्त हुई है। हम लोगों के लिए प्राचीन काल के लोगों के इतिहास लेखन का मतलब होता था 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना। तो हम लोगों का उद्देश्य अलग था, और हम लोग अपने धार्मिक कृति में से ही इतिहास को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब उद्देश्य भले ही अलग हो, लेकिन इतिहास संबंधी दृष्टि हमारी नहीं थी, ये कहना गलत होगा। यस पूछ रहे हैं सर कि क्या बीसीई में भी सदी का वही अर्थ होता है जो सीई में होता है? तीसरी सदी ईसा पूर्व का मतलब 400 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल होगा। तीसरी सदी ईसा पूर्व का मतलब वो नहीं होता है। तीसरी सदी ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि ईसा से 300 वर्ष पहले, माने ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले। तो वो 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व नहीं होगा। 300 ईसा पूर्व का मतलब ही हुआ कि आप ईसा मसीह को जन्म को 0 बना लो, उसे 300 वर्ष पीछे चले जाओगे तो 300 ईसा पूर्व हो जाएगा। 300 वर्ष आगे चले आओगे 300 ईस्वी हो जाएगा। सीधा सा हिसाब है। जैसे आपने डिजिटल्स में माइनस और प्लस का जो कैलकुलेशन किया होगा वही लागू होता है। आदर्श करें कि सर रामायण का साक्ष्य राम सेतु है, तो फिर सर ने क्यों कहा कि साक्ष्य नहीं? तो कल्चर में मैं बताऊंगा किसने आदर्श राम सेतु रामायण का साक्ष्य कैसे हो सकता है, तुम ही बताओ। राम सेतु से ये पता चलता है कि यहाँ पर सेतु बनाने का प्रयास हुआ है, लेकिन वह सेतु अंगद ने बनाया है, सुग्रीव ने बनाया है, और हनुमान जी पत्थर ला के दे रहे थे और नल ने उसमें पत्थर लगा रहा था। इसकी सूचना कैसे मिलेगी? मतलब सिर्फ राम सेतु मिलने से रामायण की कथा तो सही नहीं हो सकती है ना। और उसमें जो पात्र हैं वो तो काल्पनिक हैं। देखो वो मिथक है, मिथक और हिस्ट्री में अंतर होता है। जैसे जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है, वो मिथक होता है। तो इतिहास नहीं है, मिथक है। आगे बढ़े। yes. तो राज्य निर्माण के माध्यम से स्थापित राज्य में हम देखते हैं कि इसमें जो राज्य आते हैं, उस राज्य में एक तो हमारे सामने आता है सातवाहन राज्य, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिण में। दूसरा इसमें आता है कलिंग में खारवेल का राज्य, खारवेल का राज्य। और तीसरा आता है चोल, चेर और पांड्य राज्य।
जो सातवाहन राज्य कलिंग में खारवेल का राज्य, चोल चीर एवं पांड्य राज्य। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सातवाहन राज्य है, ये पहले स्थापित हुआ था। इस राज्य का संस्थापक सीमुक था। ये जो मैंने कहा कि राज्य निर्माण के माध्यम से स्थापित राज्य, मतलब पहले से वहां पर राज्य नहीं था। यहां पर उत्पादन बढ़ा, उत्पादन अधिशेष हुआ, तो पहले वहां पर मुखिया तंत्र आया, मुखिया तंत्र से राज्य तंत्र आया, इकोनॉमिक आधार मजबूत हुआ, तो अंत में वहां पर राज्य निर्माण हुआ। तो इसी क्रम में सीमुक नामक एक व्यक्ति ने सातवाहन राज्य की स्थापना की थी। सीमुक उसका फाउंडर है और वो पहले महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था और महाराष्ट्र से वो कर्नाटक और आंध्र क्षेत्र में भी फैल गया। इस वंश का पहला जो प्रतापी या प्रमुख शासक था वो था श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी उसका नाम था, और वही इस वंश का सबसे पहला प्रतापी शासक था। इस वंश का सबसे जो महत्वपूर्ण शासक माना गया है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना गया है। आपने नाम शायद उसमें पढ़ा होगा या सुना होगा। जो शासक सबसे महत्वपूर्ण माना गया है वह है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ओके, और गौतमी पुत्र सतकर्णी 106 से 130 के बीच शासन किया था। इस विषय जानना आपको जरूरी नहीं है, मतलब दूसरी सदी में शासन किया था, इसलिए दूसरी सदी में। और यह जो मैंने आपको बताया कि शक शासक जो नहपान था वो नहपान का समकालीन था। तो नहपान से उसका एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इसने संभवतः नहपान को पराजित कर दिया था। अब इसकी सूचना हमें गौतमी पुत्र, देखो इसका नाम गौतमी पुत्र क्यों है, क्योंकि जो सातवाहन शासक थे समाज मातृसत्तात्मक नहीं था, समाज पितृसत्तात्मक ही था। लेकिन सातवाहन शासकों के जीवन में उनकी माता का इतना महत्वपूर्ण स्थान था कि जो सातवाहन शासक थे वो प्रायः अपनी माता के नाम से जाने जाते थे, अपनी माता के नाम से जाने जाते थे। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, वो भी अपनी माता के नाम से जाने जाते। तो यहां पर आप देखते हो एक नाम मिलता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, और उनका माता जो है उसका नाम है गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री का नासिक जो महाराष्ट्र में, वहां से एक अभिलेख मिला है, तो उससे एक तो सूचना मिलती है युद्ध के बारे में। उसके अलावा हमें नासिक से लगभग 8000 चांदी के सिक्के मिले हैं जिसको दोबारा स्ट्रक ढाला गया है। तो वो संभवतः नहपान के सिक्के थे जिसको गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, वो नहपान के सिक्के थे जिसे गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दोबारा ढालकर चलाया है। तो इससे ऐसा लगता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी इस युद्ध में विजेता था और उसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी हुआ। तो वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी का शक शासक रुद्रदामन का वो समकालीन था। रुद्रदामन के साथ उसका युद्ध भी हुआ है, हालांकि उसका समकालीन था और उसका दोनों परिवार के बीच वैवाहिक संबंध भी हुआ, परंतु युद्ध भी दोनों के बीच हुआ। इस वंश का जो अंतिम शासक है सातवाहनों का, इस वंश का अंतिम शासक हुआ, अंतिम महान शासक सॉरी, उसका नाम था यज्ञ श्री सतकर्णी। और जो अंतिम महान शासक है उसके बाद 3rd सेंचुरी में इस साम्राज्य का पतन हो गया, 3री सदी में। तो ध्यान रहे 3री सदी में जब इस साम्राज्य का पतन होगा तो महाराष्ट्र क्षेत्र में आएगा चालुक्य, महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित होगा वाकटक का वंश जो गुप्त का समकालीन होगा, उसका नाम होगा वाकाटक। यानी सातवाहन शक्ति के पतन के बाद वाकाटक वंश स्थापित होगा कहां, तो वाकाटक वंश स्थापित होगा महाराष्ट्र में। और इक्ष्वाकु, एक नाम आता है इक्ष्वाकु वंश स्थापित होगा आंध्र और उत्तरी कर्नाटक में, दक्षिणी आंध्र उत्तरी कर्नाटक में इक्ष्वाकु वंश और महाराष्ट्र में वाकटक वंश। तो देखो ध्यान रखना, दक्षिण में अभी तुमने जो शुरू किया है उसमें जो सातवाहन शुरू किया है, तो सातवाहन में आपको सूचना मिलती है कि महाराष्ट्र में कौन सा वंश स्थापित हुआ, और महाराष्ट्र में वाकटक वंश स्थापित हुआ और आंध्र और कर्नाटक में इक्ष्वाकु वंश। अब ध्यान रखते चलना, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी बनानी है अर्ली मेडिवल तक, कौन वंश गया, क्योंकि यहां पर तो यही सूचना मिलती है। अब आगे बताऊंगा कि वाकटक वंश को भी स्थापित करेगा चालुक्य और इक्ष्वाकु को भी स्थापित करेगा पल्लव। फिर आगे देखोगे चालुक्य वंश को भी स्थापित करेगा राष्ट्रकूट और पल्लव को भी स्थापित करेगा चोल।
फिर राष्ट्रकूट को विस्थापित करेगा उत्तरवर्ती चालुक्य, और चोल चलेगा, और फिर चोल और उत्तरवर्ती चालुक्यों में संघर्ष होगा, और फिर जब दोनों साम्राज्य टूटेगा तब फिर महाराष्ट्र में स्थापित होगा यादव राज्य अर्ली मिडिवल तक, और आंध्र में स्थापित होगा काकतीय राज्य, कर्नाटक में स्थापित होगा द्वार समुद्र का राज्य, और उसके बाद सुदूर दक्षिण में स्थापित होगा पांड्य राज्य। लेकिन वो जो स्थापित होगा उसके बाद सीधे फिर दक्षिण भारत में हम लोग उत्तर से आएंगे पार्ट 3 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का इतना स्पष्ट क्रोनोलॉजी बन जाए कि आपको कोई समस्या कभी ना आए। तो चलिए, ये हुआ इसमें। अब सुदूर दक्षिण में देखिए, ये 3 राज्य स्थापित हुए। ये चेर राज्य है, ये पांड्य राज्य है, और ये चोल राज्य है। ये 3 में चेर, चोल, पांड्य, ये चेर, पांड्य और चोल, ये 3 राज्य स्थापित होंगे। इनके लिए हम संगम राज्य शब्द का भी प्रयोग करते हैं। चेर, पांड्य और चोल राज्य। तो चेर, पांड्य और चोल राज्य के लिए हम संगम राज्य शब्द का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक संगम साहित्य लिखा गया था। इन्हीं संगम साहित्य से इन राज्यों के विषय में हमें सूचना मिलती है। लगभग ईसा की आरंभिक शताब्दी में, पहली सदी से 250 ईस्वी के बीच ये राज्य अस्तित्व में आए थे, और इनको अस्तित्व में लाने में इसी समय रोमन व्यापार, इकोनॉमिक क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट इस क्षेत्र में है रोमन व्यापार। रोमन व्यापार की भूमिका भी हमें मिलती है कि इकोनॉमिक फील्ड में रोमन व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आपको इन शासकों से भी थोड़ा थोड़ा, जैसे अब नाम सब तो बड़ा डिफरेंट है, उस नाम तो आपको याद नहीं रहेगा, उसको इग्नोर करना। संगम साहित्य में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ ग्रंथों का नाम मैं लिटरेचर वाले में आपको बताऊंगा। जो संगम साहित्य क्या है वो तो मेंस के कल्चर में होगा, तो मेंस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रीलिम्स के लिए तो होना ही होना है। तो वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो दक्षिण में ये 3 राज्य अभी स्थापित हुए। इधर कलिंग में एक राज्य स्थापित हुआ, वो था खारवेल का राज्य। अब ये खारवेल, आपको आश्चर्य होगा, जो ये खारवेल है, ये बेसिकली यह चेदी वंश का है शासक खारवेल। अब ये बड़ा यूनिक किंग है। यूनिक किंग इसलिए है कि खारवेल के बारे में हमें सूचना का एक ही आधार है, और वो उस आप कभी भी उस अभिलेख को मत भूलिएगा। वो अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। यह हाथी गुम्फा अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है खारवेल के विषय में या चेदी वंश के विषय में। इसकी सूचना हमें सिर्फ एकमात्र यही अभिलेख से मिलती है, और यह जो खारवेल है वो चेदी वंश का है। लेकिन चेदी वंश के किसी दूसरे शासक की हमें सूचना नहीं मिलती है। हमें पूरी सूचना खारवेल के विषय में ही मिलती है। मतलब खारवेल अपनी तारीफ खुद करता है अपने अभिलेख में, और दूसरे किसी अभिलेख से हमें इसके बारे में सूचना नहीं मिलती है। वो अपने प्रथम सदी में शासन किया था, इस अभिलेख से सूचना मिलती है, और इसके 24 वर्षों के शासन के इतिहास की चर्चा मिलती है। लेकिन इसमें खारवेल है, वो खारवेल अपने ढंग से, जिसको कहते हो आप मुंह मियां मिट्ठू होना, खारवेल अपनी तारीफ स्वयं कर रहा है। इसलिए बहुत कुछ इसमें रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या नहीं है, इसके विषय में हमें बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि इसको किसी दूसरे सोर्सेस को हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे। खारवेल बहुत सारे क्षेत्र को जीतने का दावा बात करता है। वो दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य को हराने का भी दावा करता है। उतनी दूर कलिंग से उतनी दूर जाना क्या संभव है। फिर वो पाटलिपुत्र के शासक को भी पराजित करने का दावा करता है। वो इतना तक दावा करता है कि पहले महापद नंद ने जो कलिंग को जीता था तो वहां से जीन की एक मूर्ति उठाकर ले गया था। जीन मतलब है महावीर की, क्योंकि वो जैनी था वो खारवेल भी, तो हम उस मूर्ति को दोबारा उठा कर लाए। तो ये बात का क्रेडिट भी वो लेता है। तो इस तरह से अब देखो, अब एक बार रिवाइज कर लो। 3 तरह के राज्य हुए। एक है उत्तराधिकारी, 2 है उत्तराधिकारी राज्य, शुंग राज्य और कण्व राज्य। दूसरे कैटेगरी में राज्य है बाहरी आक्रमण के द्वारा स्थापित राज्य, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। तीसरी कैटेगरी में जो राज्य हैं वो राज्य हैं नए राज्य, मतलब राज्य निर्माण के माध्यम से स्थापित राज्य। इसमें हमने आपको सातवाहन राज्य कहा, कलिंग का खारवेल का राज्य कहा, और चोल, चेर, पांड्य राज्य कहा। तो टोटल में कितने राज्य से वाकिफ करा? 2 राज्य उत्तराधिकारी, 4 राज्य बाह्य आक्रमण से, 2, 4, 6, और
कलिंग, सातवाहन और 3 राज्य, 5 ये, तो 6 और 5 11, टोटल 11 राज्य से मैं मरणोत्तर काल में आपको वाकिफ कराया। आप लोग इसको उसी तरह से दिमाग में सेट कर लेना। और जैसा कि मैंने कहा था, आज मैं थोड़ा अर्ली छोड़ूंगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, तो मैं यही इस कक्षा को रोकता हूँ, आज 1.5 घंटे पर ही रोक देता हूँ और मैं फिर आपसे मिलता हूँ मंडे। तो मेरी छुट्टी पहले ही, मैं प्रायर आपसे क्षमा चाहूँगा, मेरा पहले से ही मंडे को कहीं कोई बहुत आवश्यक काम है, तो मैं मंडे आपका क्लास नहीं ले पाऊंगा। ट्यूसडे में आपका क्लास लूंगा और मंडे को मैं एक अध्ययन सामग्री आपको तत्काल भेज दूंगा। हालांकि इसमें एक मंडे को भेजने का फायदा नहीं है क्योंकि मंडे को मेरा पूरा टाइम लग जाएगा इस राजनीतिक इतिहास में, और राजनीतिक इतिहास मंडे ट्यूसडे को पूरा लग जाएगा। और मैं ये भी चाहूंगा, इसलिए मैं आपको ट्यूसडे क्लास लेने के बाद ही मैटर भेजूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन का, इकोनॉमी का और सोसाइटी का, क्योंकि वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर जब कल्चर जब हमारा आएगा तो कल्चर वाले पार्ट को हम थोड़ा ज़्यादा गहराई से लेंगे। ये तो आपका प्रीलिम्स का पार्ट है। तो आज मैं यही रोकता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ ट्यूसडे को। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।